तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो आप सबकी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, यानी कि कोई किसी कार्य को कर सका या फिर कोई किसी कार्य को कर पाया, या फिर आप बोल सकते हैं इसको नेगेटिव में नहीं कर सका, नहीं कर पाया, जो भी आपको बोलना है। तो इसका मेन सेंस है सका या पाया। अब देखिए इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं कर पाया, ये मैंने नेगेटिव में बना दिया, मैं नहीं कर पाया, तो कैसे बोलोगे? आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर पाया। वो नहीं जा पाया, या फिर आप बोल सकते हैं वो नहीं जा सके, या फिर वो नहीं जा सका। जो भी आपको बोलना है बात को घुमा फिरा कर, पर आपको सेंस पर ध्यान देना है कि सेंस क्या है। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? ही कुड नॉट गो, यानी कि वो नहीं जा पाया या फिर वो नहीं जा सका। अब यहाँ पर वो का मतलब है ही, यानी कि वह। आप ऐसे बोल सकते हैं वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को किस तरह से घुमा फिरा कर बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो देख नहीं सका, तो इंग्लिश बनेगी शी कुड नॉट सी। वो देख नहीं सका या फिर वो देख नहीं सकी, जो भी आपको है। तो यदि लड़का है तो आपको ही लिखना है, लड़की है तो सी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में तो वो लिख दिया लेकिन इंग्लिश में सी लिख दिया है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो आपको लिखना है लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी का यूज करना है। तो चलिए मैंने भी सही कर दिया है, वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर कर चुका होगा, मतलब किसी काम को कर चुका होगा। कोई चीज पास होगी, इसके लिए भी आप वुड हैव का यूज करोगे, और कोई किसी काम को कर चुका होगा। ये दोनों ही सेंस आपके वुड हैव से निकलते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो पास होगा वाला है उसमें आपको सिर्फ जो है वर्ब का यूज नहीं करना है, उसमें आपको किसी नाउन का यूज करना है, किसी वस्तु का यूज करना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर चुका होगा इसमें कोई वर्ब होती है। तो देखिए आगे एग्जांपल से समझेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, यदि वर्ब होगी तभी आपको वर्ब लिखनी है काम कर चुका होगा वाले में, और जो दूसरा है पास होगा इसमें वर्ब होगी नहीं, तो आप लिखोगे कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। उसके पास पेन होगा। अब यहाँ पर देखिए कोई कार्य नहीं है, इसमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई उसके पास एक पेन होगा, उसके पास कार होगी, उसके पास गाड़ी होगी। तो मतलब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसमें देखिए वर्ब नहीं है तो वर्ब लगेगी नहीं, तो कैसे बोलोगे? ही वुड हैव ए पेन। अब यहाँ पर ही वुड हैव, उसके बाद देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका स्ट्रक्चर से आया है, और लास्ट में सीधा आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट आ गया है ए पेन। यहाँ पर वर्ब कहीं भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है? वो खेल चुका होगा। अब यहाँ पर काम है, क्या काम है? खेलने का काम है। उसके खेलने का काम पूरा हो चुका होगा, ऐसा हम बताना चाहते हैं, मतलब वह खेल चुका होगा। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? खेलना। तो कैसे बोलोगे? ही वुड हैव प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें है वो देख चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन, या फिर दे वुड हैव वॉच्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वुड हैव को समझोगे, काम कर चुका होगा या फिर किसी के पास कुछ होगा। तो नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था, मतलब किसी के पास कुछ हुआ करता था, वहां पर आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, उसके पास कार हुआ करती थी, तो इंग्लिश बनेगी ही यूज्ड टू हैव ए कार। ही यूज्ड टू हैव ए कार, उसके पास एक कार हुआ करती थी। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो इंग्लिश बनेगी आई यूज्ड टू हैव ए बुक, मतलब पास्ट में किसी समय में कुछ हुआ करता था। उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इस तरह से आप यूज्ड टू हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये एक ई बुक है, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी, कोई फिजिकल बुक नहीं है, आपके एड्रेस पर नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। पेमेंट के तुरंत बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए।
इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, किसी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है किसी ने पास्ट में कुछ नहीं किया। जैसे कि वह नहीं गया, मतलब उसने जाने का काम नहीं किया, तो ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से आपको डिड का यूज करना है। दूसरा है आपका विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी, मतलब करना पड़ेगा या फिर किसी लड़की को काम करना पड़ेगी, जो भी आपको बोलना है अपने जेंडर के हिसाब से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है मुझे जाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हें करना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू डू। यू विल हैव टू डू मतलब तुम्हें करना पड़ेगा या फिर आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा बीइंग। बीइंग का मतलब है कुछ होने के नाते, जैसे कि एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, तो उनमें आपको बीइंग का यूज करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बीइंग सबसे पहले लगाना है, फिर आपका जो सेंटेंस है वो लास्ट में आ जाएगा। देखिए कैसे, दोस्त होने के नाते, तो इसकी इंग्लिश बनेगी बीइंग अ फ्रेंड। बीइंग अ फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नौकर होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, मतलब ये तुम्हारा फर्ज है नौकर होने के नाते। तो कैसे बोलोगे, बीइंग अ सर्वेंट दिस इज योर ड्यूटी। बीइंग अ सर्वेंट दिस इज योर ड्यूटी। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बीइंग का मतलब कुछ होने के नाते। नेक्स्ट है इसमें शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब कोई कार्य करना ही चाहिए, वहां पर आपको शुड हैव टू का यूज करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसे जाना ही चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो। ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए। नेक्स्ट है उसे देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। उसे या फिर उन्हें देखना ही चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं करना ही चाहिए वाले सेंस में, मतलब कोई काम करना जरूरी है, वहां पर आपको यूज करना है शुड हैव टू का। तो शुड हैव टू भी आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा डू और डज। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि इनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहां पर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है डू और डज, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर लिखना है हैव, उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहां पर जो हम सेंस निकालने वाले हैं, देखिए एक तो इसका होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, एक होता है जो सिंपल सेंटेंसेज हम बनाते हैं ना, तो उन सिंपल सेंटेंसेज के जो प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि किसी के पास कुछ है या फिर किसी के पास कुछ नहीं है, तो उसके जो नेगेटिव वाक्य होते हैं कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, उन वाक्यों को बनाने के लिए यहां पर हम इसके यूज करेंगे। मतलब किसी के पास कुछ नहीं है। देखिए एग्जांपल, मेरे पास कार नहीं है, तो कैसे बोलोगे? आई डू नॉट हैव ए कार। आई डू नॉट हैव ए कार। यदि मैं बोलूंगा मेरे पास कार है, तो आपको डू नॉट को हटा देना है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है? तो ये हमने बोल दिया एक तरह से इंटरोगेटिव में, तो कैसे बोलेंगे? डू यू नॉट हैव मनी। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? नेक्स्ट है उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। अब इसमें हम बता रहे हैं भाई उसके पास पैसे नहीं है, उससे मत मांगो, तो कैसे बोलोगे? ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से आप डू और डज का यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, मतलब कोई कार्य पास्ट में किया करता था, वहां पर आपको यूज्ड टू का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, हम स्कूल जाया करते थे, तो इंग्लिश बनेगी वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। वो वहां खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले देयर। दे यूज्ड टू प्ले देयर, वो वहां खेला करते थे। तो इस तरह से आपको यूज्ड टू का यूज करना है जब हम कोई कार्य किया करते थे पास्ट में, उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हैज, हैव और उसके बाद टू। यदि हैज और हैव के साथ हम टू का यूज करेंगे तो इसका क्या सेंस निकलेगा? इसका मतलब होता है करना है, यानी कि कोई कार्य आपको करना है। जैसा आप बोलते हैं ना भाई मुझे जाना है,
उसे खेलना है, उसे पढ़ना है। मतलब आप एक मजबूरी को दिखा रहे हो कि भाई उसे पढ़ना है, उसका पढ़ने का टाइम हो रहा है, उसे पढ़ लेने दो, बोलते हो ना कई बार ऐसे। तो वहां पर आपको हैज हैव टू का यूज करना है। इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज और हैव के साथ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे जाना है, मुझे रोको मत, मुझे जाना है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, मतलब उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ना है, उसे पढ़ने दो, तो ही हैज टू स्टडी। तो इस तरह से आप बोलोगे। मतलब आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि काम जरूरी है, या फिर आप फोर्सली करना चाहते हैं, फोर्सली करवाना चाहते हैं, तब आपको इनका यूज करना है। हमें खाना है, वी हैव टू ईट। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त बोलते चलो जल्दी चलते हैं बाहर घूमने के लिए, आप बोलते नहीं नहीं, आई हैव टू ईट, पहले मुझे खाना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मतलब आप एक तरह से मजबूरी दिखा रहे हो, भूख लग रही है, बिना मतलब भूखे पेट मुझे कहीं जाया नहीं जाएगा, इसलिए आपने इसमें हैव टू का यूज कर दिया। तो इस तरह से आपको हैज हैव का यूज करना है। अब देखिए ये आपको कंफ्यूजन होगा किसके साथ हैज, किसके साथ हैव। तो जो हैज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बच्चे कुछ जो भी है सबके साथ हैव का यूज कर देना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, तो भैया थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि दिवेश, चिंटू, ललित, राहुल, देविंदर, या फिर कोई भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम है और सिंगुलर है तब आपको हैज का यूज कर देना। जैसे राम हैज टू स्टडी, मतलब राम को पढ़ना है, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा, मतलब होगा या फिर कुछ कर रहा होगा या फिर कुछ देख रहा होगा, इस तरह के सेंस में। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, वह घर पर होगा तो इंग्लिश बनेगी ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। पापा को, नेक्स्ट है पापा ऑफिस में होंगे तो इंग्लिश बनेगी पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस। हम बोल रहे हैं ऑफिस में होंगे, मतलब ऑफिस के अंदर होंगे, इसका मतलब ये है। यदि हम बोलेंगे ऑफिस पर होंगे तो पापा बोलेंगे फिर हम पापा वुड बी एट ऑफिस, आप लगा सकते हैं। यदि ऑफिस पर होंगे आप ऐसा बताना चाहते हैं, भीतर की बात बताना चाहते हैं कि ऑफिस के अंदर होंगे, तब हमने इसमें इनका यूज कर दिया है। नेक्स्ट है वह खेल रहा होगा तो इंग्लिश बनेगी ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। तो इस तरह से आपको वुड बी का यूज करना है दोनों सेंस में। अब नेक्स्ट है अबाउट टू। इसका मतलब होता है होने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है। तो कैसे बोलोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इजएमआर प्रेजेंट के लिए, वाजबर पास्ट के लिए। इतना तो आप समझदार हैं, आप जानते होंगे। उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि वह आने वाला है तो इंग्लिश बनेगी ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तुम सोने वाले थे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर वाले आपको काम बता देते हैं शाम को, मतलब रात को 9-10 बजे के आसपास कि भाई ये काम कर ले। आप बोले नहीं नहीं मुझे तो नींद आ रही है, फिर उसके बाद आप अपने रूम में चले जाते हो। उसके बाद घर वाले चुपके से आ जाए, आपको देखते हैं आप फोन में लगे हुए, तब क्या बोलते घर वाले? तुम तो सोने वाले थे। तो मतलब यू आर अबाउट टू स्लीप, इस तरह से आपको यूज करना है। हम देखने वाले हैं तो इंग्लिश बनेगी वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच, हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अबाउट टू का यूज करना है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए तुम्हें खाना चाहिए था तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से कोई काम करना चाहिए था, जब आप किसी को ऐसा बोलना चाहते हैं तब आपको यूज करना है शुड हैव का। तो शुड हैव भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है माइट बी। माइट बी का मतलब होता है मे से कम संभावना, यानी कि जब आप मे का यूज करते हैं ना, तो यदि उस संभावना को, उस पॉसिबिलिटी को जो उस सेंटेंस की है, कम करने के लिए आपको माइट बी का यूज करना पड़ेगा। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर माइट भी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। शायद ही वह घर पर हो सकता है तो इंग्लिश बनेगी ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम, शायद ही वह वहां हो सकता है। ही माइट बी देयर, ही माइट बी देयर। तो इस तरह से आपको इनका यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।